वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फरहत बानू, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है एंडेमिज्म। इस फिनोमिनन को देखने से पहले हम एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल की वो प्रजातियां जिनका वितरण एक सीमित क्षेत्र में हो या एक ही प्राकृतिक क्षेत्र में वो पाई जाएं, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। यानी प्लांट और एनिमल दोनों की हो सकती है ये स्पीशीज़। इसका उलट है शब्द एग्जॉटिक यानी बाहरी या विदेशी। जैसे हम कहते हैं कि भारत में कोई ट्री विदेशी है, यानी बाहर से लाकर लगाया गया है। ये जो स्पीशीज़ हैं ये यूनिक होती हैं अपने फीचर्स में, और ये विलुप्ति के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं क्योंकि वो एक ही एरिया में मिलती हैं। इस कारण उनके समाप्त होने का ख़तरा ज़्यादा बना रहता है और इस कारण से उनके कंजर्वेशन को विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इनका एंडेमिक स्पीशीज़ का जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है वो कम होता है, यानी जो दायरा है, आयाम है, पारिस्थितिकी आयाम, वो कम होता है। उसको यूँ समझ सकते हैं हम कि उनके आवास की जो रेंज है वो लिमिटेड होती है। सब जगह वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, वो केवल अपनों के बीच ही ज़िंदा रह सकते हैं, बाहर कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हैं वो। अब हम ये भी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है अगर एक स्पीशीज़ भी चली गई तो। एंडेमिक स्पीशीज़ जोग्राफिकली या बायोलॉजिकली जो आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ ज़्यादा डेवलप होती हैं। जैसे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जिनके सब तरफ पानी ही पानी है और दूर तक कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चांस नहीं है, तो वहाँ उस आइलैंड में धीरे धीरे अपने विशेष प्रकार के फीचर्स वाले प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड गए थे, जो सदर्न अमेरिका के वेस्टर्न साइड में दूरस्थ है, तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ की फिंचेस, वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स बहुत अलग प्रकार के थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया क्योंकि लंबे समय तक समुद्र में कटा रहा, तो वहाँ भी अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। कंगारू हम देख सकते हैं। जो ऊंचे माउंटेन्स हैं वहाँ पे भी एंडेमिज्म जो है वो ज़्यादा मिलता है। कई एरियाज़ में वर्ल्ड के मोर देन 90% जो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एंडेमिक हो सकते हैं। अब टाइप्स यदि देखें तो दो प्रकार हैं, पेलियो एंडेमिक और नियो एंडेमिक। पेलियो एंडेमिक पुराने प्रकार का, नियो नए प्रकार का। इसको एपीबायोटिक भी कहते हैं और रेलिक एंडेमिज्म भी कहते हैं। यानी पहले जो स्पीशीज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करती थी, धीरे धीरे उनका दायरा सिमटता हुआ बहुत ही एक अवशेष के रूप में बचा है, बहुत कम बचा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे बूढ़े व्यक्ति का मूवमेंट कम हो जाता है, एक दायरे में सीमित हो जाता है, इसी प्रकार ये हैं। नियो एंडेमिज्म उस न्यूली बॉर्न बच्चे की तरह है, नए पैदा हुए बच्चे की तरह है, जो इवॉल्व हो रहा है और उसको अभी समय नहीं मिला है इवॉल्व होने का, क्योंकि इकोलॉजिकल कंडीशंस हमेशा इस धरती पर बदलती रहती हैं, इस यूनिवर्स में बदलती रहती हैं, और जब इकोलॉजिकल कंडीशंस बनती हैं तो नए नए प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स, जीव पैदा होते हैं। विल्लिस का एज एंड एरिया हाइपोथेसिस है जो उन्होंने 1940 में दिया था। उनका कहना है कि जो स्पीशीज़ जितनी पुरानी होगी वो उतने ही बड़े दायरे में उसका फैलाव होगा, लेकिन ये नियो एंडेमिज्म के लिए सही हो सकता है। अब एंडेमिक स्पीशीज़ का जो दायरा कितना हो, वो कोई स्टेट भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, और स्टेट से भी छोटा कोई एरिया हो सकता है, कोई केवल एक शहर या गांव भी हो सकता है। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट है या कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बियॉन्ड है। उनका जो दायरा है वो, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम कह सकते हैं गोडावण जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, और वो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 150 अब केवल उसके एनिमल्स बचे हैं। अब नए उनको ब्रीड करवाने की कोशिश की जा रही है
और बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उनमें से 122 जो हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ हैं। और इसी प्रकार से यदि हिमालयाज़ का कोई एंडेमिज्म है तो वो पाकिस्तान वाले हिमालयाज़ में भी होगा, तो वो नेपाल में भी होगा, तो वो भूटान में भी होगा। अब जो पुराने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पहले बने हुए लैंड मासेस हैं उनमें हमें ज़्यादा मिलता है एंडेमिज्म। चैटर्जी ने स्टडी किया एंडेमिज्म को और पाया कि डाइकॉट की भारत में 11,000 स्पीशीज़ यदि मिलती हैं तो उनमें से 61.5% एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। सबसे ज़्यादा हिमालयाज़ में है, लगभग 30%। मोनोकॉट्स की जितनी स्पीशीज़ मिलती हैं भारत में उनमें से 20% एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। वो जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनमें से 1,000 हिमालयाज़ में और 500 साउथ इंडिया में उन्होंने बताई। भारत में कुछ एंडेमिक प्लांट्स हम देख लेते हैं, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये नेगड़ का प्लांट है, वाइटेक्स नेगुंडो, ये फाइकस इलास्टिका, इंडियन रबर प्लांट जिसको कहते हैं, बड़ा वाला आक कैलोट्रोपिस, बॉम्बेक्स सीबा या मलाबारिकम, सिल्क कॉटन या सेमल जिसको कहते हैं, ये बड़ा वाला मोगरा है, जास्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, हिबिस्कस एबेलमोस्कस, मस्क ओकरा, ओकरा कहते हैं भिंडी को, ये वाइल्ड प्रकार का प्लांट है। ये जूट है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, पाइपर लॉन्गम, पीपली, तिल, सिसेमम इंडिकम और इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जो नील जिससे प्राप्त होता था। नील जो डाई है अब तो वो सिंथेटिक आने लगी है, लेकिन वो एक्चुअल में इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया जो फेबेसी का मेंबर है उसकी है। इसी प्रकार एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, केवल मैमल्स ही नहीं जबकि रेप्टाइल्स भी सभी हमें मिल जाएंगे भारत में एंडेमिक। नीलगिरी ताहर एक प्रकार की बकरी है, पिग्मी हॉग जो ईस्टर्न एरिया में मिलता है, संगाई डियर, नीलगिरी पिपिट जो बर्ड है, ये भी एंडेमिक है। राजस्थान का यदि एंडेमिज्म देखा जाए तो राजस्थान में मेन सेंटर्स में सबसे पहले माउंट आबू का नाम लेंगे हम। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म पाया जाता है राजस्थान में। एक ब्रायोफाइट है रिक्सिया आबुएंसिस, वो केवल माउंट आबू में मिलता है। सांभर लेक में तो एक बैक्टीरिया भी एंडेमिक पाया जाता है। हाड़ौती एरिया में जैसे सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस को खोजा गया था हाड़ौती एरिया में, जो कि केवल यहीं पर मिलता है। डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, जैसे यूफोर्बिया जोधपुरेंसिस उस एरिया में ही पाया जाएगा, यानी ये स्पीशीज़ जो है ये उसी एरिया में मिलेगी। अरावलीज़ में ये एक वैरायटी या सब स्पीशीज़ जिसको कहते हैं एनोगिसिस सेरिशिया की, यानी धावड़े का प्लांट है ये, उसकी नुमुल एरिया। राजस्थान में जो एंडेमिज्म पाया जाता है वो जीनस के लेवल का या फैमिली के लेवल का नहीं मिलता है, वो स्पीशीज़ या सब स्पीशीज़ या वैरायटी के लेवल का ही मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ आइसोलेशन का कोई एरिया नहीं है जो बिल्कुल कटा हुआ हो दूसरे एरियाज से। अरावली रेंज है, लेकिन अरावली के पहाड़ बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है जहाँ की एक से एरिया से दूसरे एरिया तक प्रकीर्णन नहीं हो सके या ब्रीडिंग नहीं हो सके। अब कंजर्वेशन की बात यदि करें तो वो जो नैरो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ की रेंज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट ज़रूरी हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए, उस एरिया को नोटिफाई करना चाहिए, जागरूकता ज़रूरी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले जो हैं, जो ऑफिसर और ऑफिशियल, अगर उनको नॉलेज है तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैनेजमेंट प्लान के अंदर, डेवलपमेंट प्लान के अंदर। अगर एनीकट या डैम बनाए जाएं तो सेंसिटिविटी के साथ जो इकोलॉजिस्ट हैं उनकी राय ली जाए। सिलेबस का भी हिस्सा एंडेमिज्म को ज़रूर रखना चाहिए हर विषय में, ताकि एक सेंसिटिविटी डेवलप हो। आज बस इतना ही, थैंक्स।